बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोजाना नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब 24 घंटे पहले पुलिस ने बकायदा आरोपी अविनाश शुक्ला से घंटों की पूछताछ की है। उसने एक चौंका देने वाला खुलासा भी इसमें कर दिया है, जिसमें उसने बताया कि कैसे टिन्नू यादव के हॉस्टल में चोरी का पैसा छिपाया जाता था। यानी टिन्नू यादव के हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर चढ़ावा चोरों का ठिकाना था, जहां वो चोरी किए हुए पैसों को छिपाया करते थे। सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने बताया कि पैसा चोरी करने के बाद वो पैसों को टिन्नू के हॉस्टल लाते थे, जहां हॉस्टल के पहले फ्लोर पर पैसों को छिपाया जाता था, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। किसी भी तरह से किसी को शक नहीं होगा, इसी बात को लेकर फिलहाल यहाँ पर ये पैसा जो है वो छुपाया गया था। लगातार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी टिन्नू की तरफ से लगाए गए थे ताकि वो आराम से निगरानी कर सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब हॉस्टल के पहले फ्लोर पर गर्ल्स हॉस्टल बन गया तो पैसा दूसरी जगह ले जाने का जिम्मा अविनाश को दिया गया। जांच में सामने आया कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास चोरी के पैसों का बंटवारा होता था। पुलिस ने यहाँ से बड़ी बरामदगी की है। और इसी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब दूसरा बड़ा खुलासा जो कि चढ़ावे के गहनों से जुड़ा हुआ है, वो आपको बताते हैं। दरअसल चोरी के बाद उन गहनों को गलाकर सोने के बिस्किट बनाए जाने का शक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जांच में रुपयों से लेकर प्लॉट तक का पता चल गया है, लेकिन चोरी की गई जो ज्वेलरी थी वो अभी तक भी बरामद नहीं हो पाई है। क्योंकि राम भक्त अपनी आस्था प्रकट करने के लिए और अपनी हैसियत के हिसाब से कई तरह के आभूषण भी राम मंदिर में दान करते थे, लेकिन भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्नों का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं रखा जाता था। इसी ढिलाई का फायदा आरोपियों ने उठाकर आभूषण चुराए थे। माना जा रहा है कि आरोपियों ने उन आभूषणों को सीधा बेचने के बजाय सबूत छिपाने के लिए उन्हें गलवा कर सोने के बिस्किट बनवा दिए थे। एसआईटी इस बारे में पता लगा रही है कि आरोपियों ने आभूषण चोरी करने के बाद क्या उन्हें गलाकर सोने की ईंट तो नहीं बनवा ली थी। गौरतलब है कि बीते दिनों ट्रस्ट ने दान स्वरूप करीब 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना प्राप्त होने की जानकारी दी थी। इसके साथ ही ट्रस्ट ने पहले चरण में 944 किलोग्राम चांदी को जांच और गलाने के लिए भारत सरकार की संस्था मिंट को भेजा था, जिसके बाद आरोपियों ने भी चुराए गए आभूषणों को इसी तरह गलाने वाली योजना बनाकर उन्हें ठिकाने लगा दिया था। अब एसआईटी उन आभूषणों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बवाल भी लगातार अब देखने को मिल रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बाद अब संत समाज ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनकी चुप्पी पर अब सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गोविंद देव गिरी मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी भी मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखा गया। अयोध्या के कई संत अब उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें दोषी भी मान रहे हैं। तो हर मौके पर आप सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना आपके ही ट्रस्ट के अंदर हो गया, आपके नाक के नीचे हो रहा है और आप वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसके लिए गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। दरअसल गोविंद देव गिरी महाराज राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और दान प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। इसके साथ ही वित्तीय निगरानी का भी जिम्मा उन्हीं के पास था। वहीं चंदा चोरी पर उनकी जवाबदेही पर चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अब एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। अब राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हर नए दिन के साथ ऐसा लग रहा है कि नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। वहीं अब सबकी नजरें 2 दिन के बाद होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर है। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ये ट्रस्ट की पहली बैठक है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम फैसले होंगे, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा होगी। साथ ही उन्हें ट्रस्ट से हटाए जाने पर वोटिंग भी की जा सकती है। इसके साथ ही खाली पड़े पदों को भरने, मंदिर में चंदा को लेकर पारदर्शिता, इस बैठक में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। यही वजह है कि इस बैठक को लेकर सभी की निगाहें अब मणि रामदास छावनी पर है, जहां ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम ट्रस्टी जो हैं वो शामिल होंगे और उसी वक्त ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार तमाम चीज़ों को लेकर वोटिंग होगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 6 तारीख की ट्रस्ट की बैठक को लेकर तमाम जो ट्रस्टी हैं वो कल से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ही करेंगे। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे में सवाल था कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लेकिन अब साफ हो गया है।
और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर महाराष्ट्र में भी सियासत अब लगातार गर्माती चली जा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी चढ़ावा चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरने वाली है। 5 जुलाई को दादर में राम रक्षा आंदोलन का ऐलान किया गया है। खुद उद्धव ठाकरे भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में दादर में होने वाले राम रक्षा आंदोलन में शामिल होंगे। जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने आंदोलन का बिगुल फूका तो सियासी घमासान शुरू हो गया। इस पाकिस्तान एजेंट को, जिसको हम उद्धव उल हक बुलाते हैं, उसको कितना हम लोग महत्व देना चाहिए, वो देश के हिंदू समाज ने सोचना चाहिए। जब उद्धव ठाकरे जी को अयोध्या जाना था, पूरा महाराष्ट्र देख रहा था कि उद्धव जी अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। उद्धव जी नहीं गए तो वो छोड़ देते हैं। इसीलिए सभी लोगों को ये मालूम है कि इनका ये हिंदुत्ववादी विचार परमानेंट नहीं है। ओके, उद्धव ठाकरे पर सियासी वार हुए तो उनकी पार्टी सरकार की घेराबंदी में लग गई। विश्वासघात सनातनियों के साथ हुआ है, देशवासियों के साथ हुआ है। तो राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान राशि में कथित हेराफेरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब इन आरोपों को मंदिर समिति ने गंभीरता से ले लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अब इसकी जांच भी करा रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चढ़ावा चोरों ने भगवान विष्णु के घर को भी नहीं छोड़ा। आरोप लग रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना के दौरान हेराफेरी हुई है। मामला गंभीर है, इसलिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच कमेटी में तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई। ये मामला उस वक्त सामने आया जब बीकेटीसी के अध्यक्ष के कथित निजी सचिव पर दान की चोरी के आरोप लगे और इसका सीसीटीवी सबूत होने का दावा किया गया। सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। वहीं बद्रीनाथ में कथित दान चोरी पर सियासत भी तेज हो गई है कि इस प्रकरण की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, मतलब विधानसभा की एक समिति बनाकर जिसमें विपक्ष के लोग इसको हेड करें, हमारे नेता प्रतिपक्ष उसको हेड करें। जांच के बाद ही पता चलेगा कि भगवान बद्री के घर में चोरी का सच क्या है। और इधर 2027 के रण के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। बीते दिनों पंकज चौधरी की नई टीम के ऐलान के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जिनकी मौजूदगी में बैठकों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने की रणनीति पर अब चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले दौरे पर लखनऊ पहुंचे नितिन नवीन की अगुवाई खुद सीएम योगी ने की। जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक के रास्ते को उनके स्वागत में भगवा रंग में रंग दिया गया। नितिन नवीन रोड शो करते हुए पार्टी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद यहां बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। आज और कल लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकों के जरिए, अलग अलग चर्चाओं के जरिए उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देंगे। पहली बैठक यूपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ शुरू हुई, जहां सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और बीएल संतोष मौजूद रहे। उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो हम सबको बहुत ही उत्साहित कर रहा है और निश्चित तौर से हम लोग 2027 में आगे बढ़ेंगे। नितिन नवीन के इस दौरे के बाद अमित शाह भी जल्द ही यूपी दौरे पर जाने वाले हैं, ताकि तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी न रहे। अब बीजेपी शासित एक और राज्य में यूसीसी की सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। गुजरात, असम और उत्तराखंड के बाद 3 और राज्य यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मकसद सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और एडॉप्शन जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करना होगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि असम, गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी लागू है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाने जा रही है और कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जल्द ही एक कमेटी का गठन कर सकती है और कमेटी का गठन 2 हफ्ते के अंदर किया जा सकता है। इधर पश्चिम बंगाल में यूसीसी के मसौदे की जांच के लिए कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। वहीं मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसका प्रेजेंटेशन भी सीएम मोहन यादव को दिया गया। ये बहुत ज़रूरी है और यूसीसी में अगर ये महाराष्ट्र में अगर यूसीसी लागू होता है तो मैं उसका स्वागत करूंगी और हम सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। यानी अगले कुछ महीने में एक के बाद एक 3 राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं।
बंगाल में किसकी टीएमसी असली, इस पर जारी लड़ाई के बीच अब बागियों ने टीएमसी के दफ्तर पर भी कब्जा कर लिया है। दरअसल बीते दिन ऋद्रत बैनर्जी गुट के नेताओं ने यहां पर एक बैठक की थी। अब इस बैठक के बाद इस पर नया ताला लगाकर वो चलते बने। इसके साथ ही दरवाजे पर एक नया पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि वो ही असली टीएमसी है। इस नए घटनाक्रम के बाद से टीएमसी के दोनों गुटों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। विवाद बढ़ता देख यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि ममता गुट इसे लेकर कानूनी लड़ाई के लिए कदम बढ़ा चुका है। अगर कोई पार्टी का एमएलए या लीडर है वो आ सकता है, लेकिन ताला मारने का क्या जरूरत है? देखो वो तो क्रिमिनल ट्रेसपेसर है, क्रिमिनल ट्रेसपेसर है। जबकि बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। देखिए, टीएमसी का अंदरूनी मामला है। कौन नेता, कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। देखिए, कौन रिबल है, कौन रिबल नहीं है, कौन तृणमूल है, कौन तृणमूल नहीं है, ये तृणमूल का जो सबसे बड़ा नेता है ममता बनर्जी, उसको सोचना चाहिए। देखते हैं असली नकली टीएमसी की लड़ाई आखिर कहां जाकर रुकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के बनने के बाद वहां लगातार गुंडों और बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब इसी दौरान भड़काऊ बयान मामले में आज हुमायूं कबीर को थाने बुलाया गया था। वहीं पुलिस के सामने जाने से पहले हुमायूं कबीर के सुर बदले बदले नजर आए। साथ ही अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग की भी बात कही। मेरे को भी गिरफ्तार करने का उनका है, उनको गिरफ्तार करेगी तो मैं कोई बाधा नहीं दूंगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं आराम से आसानी से ऑफिसर लोग को साथ कोऑपरेशन करेगी। दरअसल हुमायूं कबीर ने भड़काऊ बयान देते हुए काशीपुरा में धमकी दी थी, जिसके बाद ही सीएम शुभेंदु ने विधानसभा में साफ शब्दों में बता दिया था कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों का इलाज पक्का है। उस पर झुकेगा नहीं, एमन झोंका झुके से खाली पाए, छोटा पैंट परे, कान धरे, उठ बस करते करते जाते। सीएम शुभेंदु के बयान के बाद से ही हुमायूं कबीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले आयोजकों की गिरफ्तारी और फिर हुमायूं के खिलाफ कार्रवाई हुई। इधर पटना के सरकारी बंगले 10 सर्कुलर रोड को बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी खाली कर चुकी हैं। करीब 20 साल के बाद उनका ठिकाना बदल गया है। इस बीच उनका एक समर्थक 10 सर्कुलर रोड पहुंचते ही भावुक हो गया और फूट कर यहां पर रोने लगा। 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास पर लगी राबड़ी देवी की नेम प्लेट को पकड़कर आंसू बहा रहा ये आरजेडी का एक भावुक समर्थक है, जो राबड़ी देवी के सरकारी भवन से जाने पर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सका और दहाड़े मारकर रोने लगा। करीब 20 साल के बाद राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास से विदाई हुई तो ये समर्थक फफक कर रोने लगा और इस आवास को मंदिर और लालू यादव को अपना भगवान बताने लगा। आप हमारे भगवान लालू यादव जी आज भी दिल में बसते हैं, सम्राट चौधरी जी। आप वहाँ से कैसे निकल पाइएगा? वहीं सरकारी बंगला खाली करने के बाद वहां से राबड़ी देवी की नेम प्लेट भी हटा दी गई। इधर E20 को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। पहला सवाल, क्यों बढ़ाया जा रहा है एथेनॉल का इस्तेमाल? कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, इसका कारण दिया गया। इसके साथ ही देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इससे मदद मिल सकेगी। एथेनॉल की मांग बढ़ने से किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है, ये जवाब इसमें दिया गया। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा था, माइलेज और इंजन खराब हो रहा है, इस पर सरकार ने मान लिया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कुछ वाहनों में माइलेज में मामूली कमी यहाँ पर आ सकती है। हालांकि सरकार ने इसी के साथ दावा यह भी किया कि जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। वाहन के मॉडल, इंजन, तकनीक और ड्राइविंग की शैली पर भी ये सब निर्भर करता है। इसके साथ ही सरकार ने E20 पेट्रोल का उपयोग E20 फ्यूल वाले गाड़ियों में करने की भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी तो सलाह यहाँ पर दे दी है। इससे कई सारे जो सवाल थे जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे थे उनका जवाब मिल चुका है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। जहां उधम सिंह नगर में अवैध मजार को जमींदोज कर दिया गया तो वहीं गाजियाबाद में भी इसी तरह 15 साल पुरानी अवैध मजार पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। दरअसल लोनी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में 15 साल पुरानी मजार आ गई,
जिसे हटाने के लिए दो बुलडोजरों का सहारा लिया गया। सड़क पर बनी इस मजार से लोगों को आवाजाही में परेशानी होती थी। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और देखते ही देखते बुलडोजर ने अवैध मजार को साफ कर दिया। इधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। कार्रवाई से पहले निर्माण को लेकर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कोई दस्तावेज पेश न होने पर बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। देवभूमि में लगातार अवैध निर्माण पर एक्शन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का साफ कहना है कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इधर सार्थक हिट एंड रन मामले में परिवार को अभी भी न्याय मिल नहीं पाया है और अब न्याय के लिए सोसाइटी वाले भी एकजुट हो चुके हैं और सार्थक के गुनहगारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सार्थक के समर्थन में लोग जुटे। इसके साथ ही उसके लिए इंसाफ की मांग की गई। लेकिन सार्थक के इंसाफ दिलाने के लिए तमाम सोसाइटी के लोग उनके साथ हैं और आप ये तस्वीरें देखिए, जो लोग हमारे पीछे खड़े हैं। वहीं इस दौरान दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। माँ बाप की एक ही गुहार है कि आखिर उसके बेटे को न्याय कैसे मिलेगा। इस मामले में पूरी सोसाइटी एकजुट भी नजर आ रही है। प्लीज आरोपियों को पकड़े, उनको बचाए ना। जो लापरवाही हुई है अभी तक उसको प्लीज सॉल्व करें और सही फैक्ट्स परिवार को दीजिए। पेरेंट्स का बहुत बुरा हाल है, वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे को न्याय कैसे मिलेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां के आगरा में एक पत्नी का अपने पति की हत्या कर शव को घर में ही दफन करने का सनसनीखेज मामला सामने आ चुका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरठ की मुस्कान ने अपने पति को नीले ड्रम में दफना दिया था, लेकिन इस बार ड्रम की बजाय घर के बाथरूम में शव को ठिकाने लगाकर ऊपर से टाइल्स भी लगवा दिए गए। यही है वो कातिल पत्नी रूबी, जिसने अपने ही पति सुरेंद्र शर्मा को मारकर घर के बाथरूम में ही ठिकाने लगा दिया था। यहाँ से वो कंकाल निकाला गया। देखिए कुछ चीजें हैं और ये परिवार है, ऊपर बच्ची थी, यहाँ पे ये इनके भाई हैं। सुरेंद्र नशे का आदी था और कलेश भी होता था। रूबी ने इस बात का फायदा उठाकर पति को नींद की गोली खिलाकर मार डाला और बच्चों को परिजनों के पास भेज दिया। कि 2 दिन तक वो अकेले रही यहाँ पर और इन बच्चों को भेज दिया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची ये कह रही है, बच्ची की अगर बात माने तो पिता को इसने सोते हुए देखा था। बच्चियों के जाते ही उसने सुरेंद्र के शव को बाथरूम में ठिकाने लगा दिया और उस पर टाइल्स लगवाकर पुलिस के पास लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन सुरेंद्र के एक एटीएम से पैसे निकालना और बाथरूम के रेनोवेशन ने शक पैदा कर दिया और जब बाथरूम को खोदा गया तो कंकाल बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि वो नशेड़े पति से आजादी चाहती थी, जिसके लिए उसने इस खौफनाक साजिश को रचा और उसे अंजाम भी दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मदरसे में धर्मांतरण का आरोप लगा है। योग साधना आश्रम के महंत ने वीडियो के जरिए सीएम योगी से मदरसे पर एक्शन की मांग कर दी है। अब दावा इस बात का है कि मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जिस मदरसे में धर्मांतरण होने के आरोप लगे हैं वो उलुम रहीमिया फुलत बताया जा रहा है। महंत यशवीर महाराज ने इसे लेकर एक वीडियो के जरिए सीएम योगी से मदरसे पर एक्शन की मांग की है। तो यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और यह धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है। यशवीर महाराज ने धर्मांतरण का शिकार हो चुके हिंदुओं की लिस्ट बताने के साथ ही मदरसा सरकारी जमीन पर होने के साथ ही हिंदुओं का पूजनीय स्थान इसे बताया। कहीं पर एक कुआं भी है, जो कुआं भी बंद कर दिया गया है, जिस कुएं को हिंदुओं की महिलाएं पूजा के समय कुआं पूजन के लिए जाती थी। इस आरोप के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है। पुलिस ने मदरसा जाकर घंटों जांच पड़ताल करने के साथ ही पूछताछ की और जांच में सामने आने पर एक्शन की बात हो रही है। तत्काल प्रभाव से हमने एसएसपी को कहा है कि जांच कराएं और इस प्रकार के तत्व इन सामाजिक और असामाजिक कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई हो। योगी सरकार का संदेश साफ है, यूपी में धर्मांतरण गैंग को पनपने नहीं देंगे और अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसका इलाज तय है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। गुंडे और बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर इस वक्त टूट रही है। वांछित अपराधियों को मुठभेड़ में पीतल वाली गर्मी दी जा रही है, जिसके बाद वो माफी की अब गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देना योगी सरकार की डिक्शनरी में नहीं है और माफियाओं का इलाज करना योगी फोर्स को पता है। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस तो बस हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। और ऐसे अपराधियों का हिसाब भी पूरा किया जाता है।
ये तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं अमरोहा में पुलिस ने वांछित बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के बाद बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपी ने एक 6 साल के बच्चे का अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे सबक सिखाया। गुजरात एटीएस ने देश को दहलाने का मंसूबा पाले आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़े आतंकी साजिश का खुलासा यहां पर कर दिया है। और ये पकड़े गए सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्लीपर सेल के तौर पर एक्टिव थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, गुजरात एटीएस के रडार पर आए और फिर दबोच लिए गए। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए ये सभी वही आतंकी हैं जिन्होंने गुजरात और एमपी को दहलाने की बड़ी साजिश रची थी। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इन आतंकियों को एटीएस ने एमपी और गुजरात के अलग अलग जिलों से पकड़ा है, जिसमें कुछ आतंकी तो टीनेजर भी निकले हैं। नवसारी के जिस मदरसे में वो पढ़ रहे थे, वहाँ के छात्र और शिक्षक भी इस खुलासे से हैरान हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये कैसा है। कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मोबाइल था उसके पास बस। वही कितने सालों से मोबाइल यूज कर रहा था? 1 साल से उसके पास मोबाइल आया तो बस। ये सभी मदरसों में छिपकर पढ़ाई कर रहे थे और अपने कट्टरपंथी विचारों से वहाँ पढ़ने वाले छात्रों के ब्रेन वॉश में जुटे थे, ताकि एक नेटवर्क बनाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान पर बुलडोजर वाला एक्शन हो गया है। दुबई में बैठे गैंगस्टर के वाम दल के विधायक अरूप चैटर्जी को पैसे न देने पर मारने की धमकी दी थी और धमकी के 24 घंटे के अंदर अब उसके घर पर एक्शन हो गया। और ये उसी बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हैं, जहां बुलडोजर के साथ ही हथौड़े से घर की एक एक ईंट को गिराया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि गुंडे बदमाशों का बुलडोजर से हिसाब किया जाएगा। दरअसल भगौड़े प्रिंस खान ने वाम दल के विधायक अरूप चैटर्जी को धमकी दी थी। 24 घंटे में पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। विधायक का दावा है कि विदेश से वीडियो ऑडियो मैसेज के जरिए पैसों की डिमांड की गई थी, जिसकी शिकायत विधायक ने पुलिस में की थी। 2021 में नन्हे खान हत्याकांड में प्रिंस खान का नाम आया। इसके बाद वो भारत से फरार हो गया। दावा है कि वो दुबई से गैंग को ऑपरेट करता है। 2022 और 2023 में जांच में सामने आया कि वो विदेश में रंगदारी मांगता है और हवाला के जरिए पैसे मंगवाने का नेटवर्क चलाता है। प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और अब उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करते हैं, जहां राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पेपर चोरी की घटना सामने आने के बाद जबरदस्त वहां हड़कंप मच गया। इसी के बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। दरअसल परीक्षा के दिन ही वोयोटेक डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पेपर चोरी होने की घटना सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया, खिड़की तोड़कर विभाग की बिल्डिंग के अंदर चोर घुसे थे। शुरुआती जांच जो पुलिस ने की है उसके जरिए पता चला इसी वेंटिलेटर के जरिए जो चोर है वो अंदर जाते हैं और कई सारे पेपर्स के जो बंडल है उसको वहां से निकालने का काम करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने कमेटी बनाई है जो निष्पक्ष जांच करेगी। साथ ही परीक्षा प्रभारी को मामले में नोटिस भी जारी किया गया है। 3 लोगों की एक कमेटी है जो हमें नियमित खबर करेगी कि इस बारे में क्या हो रहा है। ये तो एग्जिस्टिंग है, इसके अलावा हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बना रहे हैं। दरअसल पेपर चोरी की घटना को पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इसमें कॉलेज के फैकल्टी भी शामिल हो सकते हैं। मॉनसून की बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ऐसा लगता है कि ब्रेक लगा दिया हो। लगातार हो रही बारिश ने इंतजामों की भी पोल अब सबके सामने खोलकर रख दी है। भारी जलभराव होने से सड़कें पानी में इस वक्त तब्दील हो चुकी हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का वहां पर सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मॉनसून की बारिश ने आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई का क्या हाल कर दिया। चारों तरफ बस पानी का ही कब्जा, सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं। लगातार हो रही बारिश से भारी जलभराव हो गया, जिससे मुंबई के इलाके तालाब में तब्दील हो गए। वहीं बारिश के चलते पेड़ भी गिर गए। मॉनसून में मुंबई की बिगड़ी तस्वीर दिखाते ही वीडियो देखिए, ऐसा लग रहा है शहर में समंदर उतर आया हो। इन कारों की हालत देखिए, इतना भारी जलभराव है कि गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब गई हैं। लगातार हो रही बारिश से सबवे में पानी भर चुका है। अंडरपास भी लबालब है। मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और नवी मुंबई के इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हैं। इन इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में भारी बारिश से आफत के बीच समंदर से दूर रहने का अलर्ट जारी किया गया। खतरे को देखते हुए समंदर तटों पर बैरिकेडिंग की गई और लाइफ गार्ड्स तैनात किए गए। इसी मॉनसून की बारिश में मुंबई का हाल बहुत ज्यादा बेहाल हो चुका है। सड़कों पर भारी जलभराव होने से गाड़ियां ऐसा लगता है कि डूब गई हों। लगातार हो रही बारिश से हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोगों को इधर से उधर जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ रहा है।
हर साल की कहानी, मुंबई फिर पानी पानी। इस बार भी मानसून ने मुंबई को हिलाकर रख दिया। हालात ऐसे हैं कि इलाके तालाब में तब्दील हो चुके हैं। बिल्डिंग के बाहर कई फीट तक पानी भर चुका है और इधर से उधर जाने के लिए बोट का सहारा अब लिया जा रहा है। इनके इमारत में आपको दिखाता हूँ कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, पूरा पानी भरा हुआ है और इस बोट के ज़रिए ये बाहर जो है आए हैं और इनका कहना है कि इथेनॉल की वजह से गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, बारिश की वजह से इन्हें अपनी बोट बाहर निकालने का मौका मिला है और इस वक्त इस बोट में बैठकर सड़क पर जो इस वक्त जल का जेल कहें, इनका जो घर है वो जल का जेल हो चुका है। मुंबई के कई पॉश इलाकों में भी दावे और वादों की पोल खुल चुकी है। इस बार भी मानसून की बारिश में सड़कें पूरी तरह से गायब नजर आ रही हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उठने से ज़्यादा ऊपर तक पानी है, गाड़ी यहाँ से ले जाना बेहद मुश्किल है और आप देखिए एक बाइकर हैं जो उनकी गाड़ी इस वक्त बंद हो चुकी है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में यही हाल है। घरों के बाहर भारी जलभराव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। इसी तरह गुजरात में भी लगातार बारिश की वजह से कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर चुका है। सड़कों पर घुटनों तक का पानी आ चुका है। जूनागढ़, सोमनाथ, राजकोट शहर बारिश ने अब लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं, वो देखिए। सबसे पहले बात जूनागढ़ की, जहां तेज बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी भर गया। इसी दौरान एक वैन से जा रहे कुछ लोग बीच रास्ते में फंस गए, जिसके बाद वैन में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। सबसे पहले वैन में मौजूद महिला को लोगों ने निकाला, फिर बाकी सदस्यों को निकालकर बुलडोजर में बैठाया। वैन से रेस्क्यू कर सभी को बुलडोजर की मदद से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं जूनागढ़ में एक बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत रही, इस दौरान बस में मौजूद लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब जरा राजकोट की तस्वीर देखिए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। इसी दौरान एक शख्स की बाइक बंद हो गई, जिसके बाद युवकों को बाइक में धक्का लगाना पड़ा। हालांकि सड़कों में पानी जमा होने की वजह से बच्चे खूब मस्ती करते दिखे। वो उसी पानी में कभी डुबकी लगाते तो कभी खेलते हुए दिखे। सबसे अधिक मुसीबत बाइक और स्कूटी वालों को हो रही है। जल जमाव की वजह से उनकी गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं। वहीं गिर सोमनाथ में भी ऐसी स्थिति दिखी, जहां घुटनों तक पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी समेत 19 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट अब जारी कर दिया था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देर रात से ही बादलों ने ऐसा बरसना वहां पर शुरू किया कि पूरा का पूरा शहर पानी पानी हो गया और लोग अपने घरों में कैद हो गए। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। गलियों में घुटनों तक पानी जमा हो गया है। लोग गड्ढों और नालियों से बचते बचाते किसी तरह निकल रहे थे। पानी के बहाव ने शहर भर के कूड़े कचरे के अंबार को सड़कों पर ला छोड़ा है, जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर स्थिति को और भयावह बना दिया है। शहर के पास मौजूद रूपा नदी और नालों का जलस्तर कुछ घंटों की बारिश में एकदम से बढ़ गया है। विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बारिश लगातार ऐसे ही बरसने वाली है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने उन इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण लोगों का जीना इस वक्त मुहाल हो चुका है, तो दूसरी तरफ अब दरकते पहाड़ों ने मुसीबत ज्यादा बढ़ा दी है। पांगी घाटी में बादल फटने का खौफनाक वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें देखिए कैसे पांगी घाटी में बादल फटने के बाद मलबा नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से कई घरों के साथ ही फसलों को नुकसान हुआ। इधर पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी जारी है। पहाड़ का मलबा मैदानी इलाकों में आ गया है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। मलबा हटाने के दौरान एक बुलडोजर लगा था, लेकिन वो भी इसकी चपेट में आ गया। मॉनसून शुरू होने के साथ ही पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में परेशानी बढ़ना शुरू हो गई है। ऐसे में पहाड़ों पर घूमने जाने वाले लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में पहाड़ों पर जाना खतरे से खाली नहीं। महाराष्ट्र के गोंदिया की बात करते हैं, जहां वैन गंगा नदी में एक ट्रैक्टर डूब गया, जहां दरअसल प्रशासन ने बिना सूचना के पानी छोड़ दिया था। अब इसी से ट्रैक्टर उफनती नदी में फंस गया और काफी देर तक पानी की लहरों के सामना करने के बाद आखिरकार वो डूब गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में नदी किनारे खड़े लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो में देखिए नदी में पानी का बहाव कितना तेज है और उसी उफनती नदी में एक ट्रैक्टर है, जिस पर 3 लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो उफनती नदी में ट्रैक्टर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आते ही ट्रैक्टर लहरों के साथ बहने लगता है और कुछ ही देर में वो डूबने लगता है। ट्रैक्टर में मौजूद लोग किसी तरह ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने लगते हैं। किनारे पर मौजूद लोगों ने रस्सी के जरिए तीनों लोगों को बचाया। जहां इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही उजागर कर दी, तो वहीं लोगों को सावधान भी कर दिया है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचे, ताकि अपनी जान खतरे में न पड़े।
मध्य प्रदेश के हरदा में लगातार हो रही तेज बारिश का असर अब स्टूडेंट्स की परीक्षाओं पर भी देखने को मिला है। नदी नाले उफान पर होने और कई रास्तों के बंद हो जाने के कारण बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा केंद्र तक अब समय पर नहीं पहुंच सके, जिस वजह से स्वामी विवेकानंद कॉलेज के करीब 200 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। गांव से आने वाले छात्रों ने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया, लेकिन रास्ते में नदी नालों में तेज बहाव की वजह से ट्रैक्टर की रफ्तार धीमी रही। ट्रैक्टर से नदी पार करने के बाद भी परीक्षा केंद्र में समय पर नहीं पहुंच पाए और देर से पहुंचने के कारण उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिल सकी। वहीं छात्रों ने कहा है कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन लगातार बारिश और जलभराव के चलते समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया। एमपी की धार में भारी बारिश लोगों की परेशानी का अब कारण बन चुकी है। यहां भारी बारिश के चलते बाढ़ ने बेहाल इस वक्त कर दिया है। शमशान घाटों पर भी अब पानी भर चुका है। एमपी में भारी बारिश न सिर्फ जिंदगियों को परेशानी में डाल रही है, बल्कि अब अंतिम संस्कार करना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही एक वीडियो धार से भी सामने आया, जहां एक गांव में अंतिम संस्कार के दौरान भारी बारिश के चलते नाले में अचानक से बाढ़ आ गई। देखते ही देखते बाढ़ के पानी ने शमशान घाट को डुबो दिया। लोग जलती चिता को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए किनारे आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि चिता बहने लगी। खतरे को देखते हुए किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। एमपी में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश से नदी और नाले अब उफान पर आ चुके हैं। मॉनसून की बारिश ने देर से ही सही, लेकिन कई राज्यों को अपने आगोश में यहां पर लेते हुए जरूर मॉनसून नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर इस बारिश ने वाहनों की रफ्तार को रोक दिया है और जिसने इसे चुनौती देने की कोशिश की, उसका ऐसा हाल हुआ कि वो अब ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। देखिए कैसे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक जेसीबी नदी के बीच में जा फंसी, तो गुजरात के जूनागढ़ में एक बस नदी में बहते बहते बची, जबकि मुंबई में पिकअप वैन सड़क किनारे गड्ढे में जा समाई। रुद्रप्रयाग में तो बारिश की वजह उफनाई मंदाकिनी नदी में जेसीबी के चालक की जान पर ही बनाई। जब कुंड बैराज में जमा हुए अतिरिक्त पानी को छोड़ा गया तो वहां खनन में लगी जेसीबी के भी पांव उखड़ने लगे। अभी जेसीबी फंसी हुई है गंगानगर में। LNT वालों ने पानी छोड़ दिया है ऊपर से, इन लोगों को पता नहीं था और ये लोग बीच में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल सड़क से गुजरते इस बस का भी हुआ। यात्रियों से लदी ये बस समेत कई वाहन पानी के बहाव में बहने लगे, जिसके बाद जेसीबी से रेस्क्यू हो सका। जबकि मुंबई में भारी बारिश के बाद मिट्टी धंसने से एक पिकअप एक विशाल गड्ढे में जा गिरी। ये गड्ढा होने पर ही इसे बैरिकेड किया गया था, लेकिन बारिश की वजह से इसका दायरा और ज्यादा बढ़ गया। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।